Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be fine. Today we are going to start lecture number 6. It is from the subject of curriculum adaptation, and course code is 3113. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले एज यूजुअल जिस तरह हमने बाकी जो लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की, सबसे पहले एट द टॉप इन द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया, तो हम यहाँ भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट लेंगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक you will be able to, number 1, know about the curriculum evaluation. Number 2, understand the various models of curriculum evaluation. एक तो आपको करिकुलम एवेल्यूएशन का पता चल जाएगा, दूसरा आपको करिकुलम एवेल्यूएशन के मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उस हवाले से भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह. सो हम आज के जो टॉपिक्स हैं उनकी एक डिटेल के हवाले से डिस्कशन करते हैं. सो हमारे पास आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक 1.3.4 है. सबसे पहले करिकुलम एवेल्यूएशन. प्रोसेस एंड मॉडल्स. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, फिर बाद में हम मॉडल्स को देखेंगे. करिकुलम एवेल्यूएशन इज क्रूशियल टू मेजरिंग करिकुलम इफेक्टिवनेस. करिकुलम एवेल्यूएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए. किसी भी एजुकेशन सेटिंग में. इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लोर दिस प्रोसेस. इस लेक्चर में हम इस प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे एंड एग्जामिन सेवरल मॉडल, और मुख्तलिफ मॉडल को भी एग्जामिन करेंगे दैट माइट बी यूज्ड फॉर करिकुलम एवेल्यूएशन. जो मॉडल्स वो हैं जो कि करिकुलम एवेल्यूएशन में यूज होते हैं. नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप स्लाइड पे देख सकते हैं. व्हाट इज करिकुलम एवेल्यूएशन? द पर्पस ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन इज टू determine whether or not the newly adopted curriculum is producing the intended result and meeting the objectives that it has set forth, and it is an essential component in the process of adopting and implementing any new curriculum in any education setting. काफ़ी लंबा सेंटेंस था, तो हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. करिकुलम इवैल्यूएशन का जो पर्पस होता है, मकसद होता है, वो ये एग्जामिन करे कि नया जो करिकुलम जिसको अडॉप्ट किया गया है वो प्रॉपर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, या उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा जो कि पहले सेट किए गए थे. यकीनन ये एक बड़ा अहम पॉइंट है करिकुलम इवैल्यूएशन का ना, कि जिससे नए करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी एजुकेशन सेटिंग में. अनदर पर्पस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन इज, करिकुलम इवैल्यूएशन का जो एक और बड़ा मकसद है, पर्पस है, इज टू गैदर डाटा. वो है डाटा इकट्ठा करना. दैट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरिया, जो कि हेल्प करेगा उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में इन नीड ऑफ इंप्रूवमेंट एंड चेंज, जिनको इंप्रूवमेंट या जिनमें चेंज लाने की जरूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट नेसेसरी? मुख्तलिफ तरह की पार्टीज हैं या स्टेक होल्डर्स हैं
जो कि करिकुलम एवेल्यूएशन के प्रोसेस या रिजल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। अब हम ज़रा इनकी लॉजिक थोड़ा देख लेते हैं। पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो ये श्योर करना चाहते हैं कि जिससे उनके बच्चों को देयर चिल्ड्रन आर बीइंग प्रोवाइडेड विद साउंड इफेक्टिव एजुकेशन, कि जिससे उनके बच्चों को एक बहुत अच्छी और क्वालिटी वाली तालीम मिल रही है। दूसरे नंबर पे टीचर्स। अब टीचर्स का इंटरेस्ट क्या है? टीचर्स इस वजह से इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट दे आर टीचिंग इन क्लासरूम विल इफेक्टली हेल्प देम covering the standard to achieve the result। तो बेसिकली जो रिजल्ट्स जो टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं उनको अचीव करने के लिए टीचर्स का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है, और ये रिजल्ट वो है जो कि पेरेंट्स या एडमिनिस्ट्रेशन टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे है द जनरल पब्लिक। द जनरल पब्लिक इज इंटरेस्टेड। जनरल पब्लिक इसलिए इंटरेस्ट लेती है करिकुलम में क्योंकि उन्होंने ये श्योर करना, बिकॉज दे नीड टू बी श्योर, क्योंकि उनको ये श्योर करने की जरूरत होती है कि उनके जो लोकल स्कूल्स हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, और वो इस तरह बेस्ट कर रहे हैं कि एक सॉलिड एजुकेशन प्रोग्राम वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन बच्चों के लिए जो कि उस एरियाज में मौजूद होते हैं। चौथे नंबर पे है एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर इंटरेस्टेड। एडमिनिस्ट्रेटर्स इसलिए दिलचस्पी लेते हैं बिकॉज दे नीड फीडबैक, क्योंकि उनको फीडबैक की जरूरत होती है। जो उन्होंने डिसीजन किए होते हैं करिकुलम के हवाले से, उस हवाले से फिर उनको मजीद फीडबैक की जरूरत होती है। नंबर 5 पे है करिकुलम पब्लिशर्स। वो इसलिए इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो डाटा और फीडबैक को यूज कर सकते हैं। एक करिकुलम एवेल्यूएशन से लेकर मुख्तलिफ चेंजेस या उन अपग्रेड्स तक जो कि उन्होंने उस मटेरियल में की होती हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, इन द एंड द गोल इज ऑलवेज टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट are being provided with the best education possible। आखिर में गोल क्या होता है एक टीचर का? इस चीज़ को यकीनी बनाता है टीचर कि स्टूडेंट्स एक बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, एक अच्छी क्वालिटी और म्यारी जो तालीम है वो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। Because the curriculum is a huge part of this, क्योंकि करिकुलम इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। Curriculum evaluation is a means of deciding whether or not choosing the curriculum is going to bring school closer to that goal। अच्छा जी, डेफिनेशन भी है जो एक लाइन मैंने पढ़ी है ना, करिकुलम डेफिनेशन, मैं ज़रा दोबारा पढ़ लेता हूँ। करिकुलम एवेल्यूएशन की ये डेफिनेशन भी है। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ जी करिकुलम एवेल्यूएशन की, दोबारा देखेंगे ये आखिरी कंक्लूजन में आ गई है, पहले भी है अभी भी मैं दोबारा एक और बता रहा हूँ आपको। Curriculum evaluation is a means of deciding whether or not the chosen curriculum is going to bring the school closer to that goal।
अब हम इसको ज़रा समझते हैं। करिकुलम बेसिकली एक ऐसा ज़रिया है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो करिकुलम चूज़ किया गया है, जो करिकुलम चूज़ किया गया है, क्या वो उन गोल्स को अचीव करने की सलाहियत किया करता है, जो कि सलाहियत रखता है, जो कि स्कूल्स ने पहले सेट किए हैं, क्या या स्कूल उन गोल्स के नज़दीक है भी या नहीं भी, ये हमें पता चलता है करिकुलम इवैल्यूएशन में। सो नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो है मॉडल्स फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन। अब हम करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल्स को ज़रा देख लेते हैं। तो करिकुलम इवैल्यूएशन के हवाले से मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। नंबर 1 पे है द टेलर मॉडल। द टेलर मॉडल अ करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल। ये जो टेलर मॉडल है ना, ये करिकुलम इवैल्यूएशन का ही मॉडल है। दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन from the active learner and pays close attention to how well the goals and objectives of the curriculum are supported by experience and activities provided। तो टेलर मॉडल एक करिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल है। बेसिकली वो ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर ज़रूर रखता है कि बच्चे की जानिब उसकी तवज्जो होती है, और ये भी देखा जाता है करिकुलम के जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कैसे किया जा रहा है। और ये बेसिकली करिकुलम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव जब भी हम करते हैं तो हम बच्चों को एक एक्सपीरियंस देते हैं और वो एक्टिविटीज़ देते हैं जिससे उन गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। ये टेलर मॉडल किसने क्रिएट किया था? जिसने क्रिएट किया था उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया ना, उसका नाम था राल्फ टेलर। यह पब्लिक सर्विस कमीशन का रिटन टेस्ट का सवाल भी है कि टेलर मॉडल किसने बनाया था? राल्फ टेलर ने बनाया था। अच्छा, इसमें इसने 4 मेन एरियाज़ पे फोकस किया राल्फ टेलर ने। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में बाज़ का सवाल आता है टेलर ने जो करिकुलम मॉडल किया था उसके कितने स्टेप्स थे, तो जवाब आपको पता है 4 मेन एरियाज़ थे। पहला, द पर्पज़ ऑफ द करिकुलम, वो क्लियर होना चाहिए कि करिकुलम का जो पर्पज़ है उसको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना। पहला, ऑब्जेक्टिव कैसे मेजर होंगे। दूसरे नंबर पे द एक्सपीरियंस दैट आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट दैट पर्पज़। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटजी और कंटेंट। जैसे पहला पॉइंट था पर्पज़ ऑफ करिकुलम ना, तो उसको फिर ऑब्जेक्टिव ने हमने बोला दूसरा नाम। दूसरे नंबर पे एक्सपीरियंस है तो ये फिर है स्ट्रेटजीज एंड कंटेंट, कि आपने बच्चे को जो एक्सपीरियंस देखना है वो कौन सी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से बच्चे को वो एक्सपीरियंस मिलेगा, कंटेंट क्या होगा। कंटेंट से मुराद बच्चे ने किस चीज़ पे परफॉर्म करना है, कंटेंट से मुराद बच्चे ने सीखना क्या है, जो उसको एक्सपीरियंस बनेगा, ये सारा कंटेंट में आता है। तीसरे नंबर पे है हाउ दीज एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ये बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। वो जो कंटेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ये है टेलर मॉडल का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, हाउ द आउटकम्स आर इवेल्युएटेड, ये असेसमेंट प्रोसीजर की बात की जा रही है। तो ये 4 हमारे पास एरियाज हैं जो कि राल्फ टेलर ने सजेस्ट किए कि इस पे आपको करिकुलम की इवैल्यूएशन करनी चाहिए। इसको कई दफ़ा वो क्रिटिसाइज भी किया गया है। दूसरे नंबर पे है द टाबा मॉडल। टाबा मॉडल इज आल्सो करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल। ये जो टाबा मॉडल है ये भी करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल ही है, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग पे जोर देता है, एम्फसाइज करता है। और ये बनाया था हिल्डा टाबा ने।
हिल्डा टाबा एक करिकुलम डेवलपर थी औरत, जिसको ये बिलीव था कि करिकुलम लाजमी टीचर को ही डेवलप करना चाहिए, करिकुलम शुड बी डेवलप्ड बाय द टीचर rather than decided upon by the administration और अनदर अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन या किसी और अथॉरिटी को कोई हक नहीं है कि वो करिकुलम बनाए, ये राइट सिर्फ टीचर के पास है कि वो करिकुलम, क्योंकि टीचर ने ही उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट कराना है ना। अच्छा, ये हिल्डा टाबा जो थी ना, इसने इंडक्टिव अप्रोच भी दी थी। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। इसी तरह इसके अपोजिट होती है डिडक्टिव अप्रोच, उसका मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक। तो इंडक्टिव अप्रोच हिल्डा टाबा ने दी थी। हिल्डा टाबा ने बोला कि आप इसमें इंडक्टिव अप्रोच यूज़ क्या करें। अच्छा, इसमें इसने मुख्तलिफ सीरीज ऑफ स्टेप्स या स्टेजेस यूज़ किए हिल्डा टाबा ने, और ये दोनों जो इसकी जो थी ना, जो भी इसका काम था हिल्डा टाबा का, वो डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन दोनों में इसको यूज़ किया जा सकता है। ये स्टेजेस ये हैं। नंबर 1, डिसाइडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करें। नंबर 2, सिलेक्टिंग द कंटेंट, कंटेंट सेलेक्ट करें। नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करें, तरतीब से लेके आए। नंबर 4, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट भी करें। नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उन तमाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करें और एक्टिविटीज़ को भी डिसाइड करें। नंबर 6 पे है डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ टू इवेल्युएट, ये भी डिसाइड करना है कि किस चीज़ को इवेल्युएट करना है और कैसे इवेल्युएट करना है। तो ये 6 एरियाज, 6 पॉइंट्स थे जो कि हिल्डा टाबा ने दिए। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटन टेस्ट के बाद का जब पेपर होते हैं ना एजुकेशन से रिलेटेड, तो सवाल पूछा जाता है कि हिल्डा टाबा ने जो ये करिकुलम इवैल्यूएशन के हवाले से स्टेप्स दिए थे, उनकी तादाद कितनी थी, तो इसका जवाब 6 है। इस वजह से अपना नॉलेज जितना हो सकता है बढ़ाएं अभी से, ताकि कल को आप कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से एक अच्छी कामयाबी हासिल करें और आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे हो। तीसरे नंबर पे है स्टेक्स मॉडल। और इसको स्टेक्स मॉडल भी कहा जाता है या काउंट नैंस मॉडल भी कहा जाता है। 1950 में, इन 1950, रॉबर्ट स्टेक ने फार्मूलेट किया था काउंट नैंस मॉडल को, जिसकी वजह से इसको स्टेक्स मॉडल भी कहा जाता है, जो कि करिकुलम को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, जिसमें वो 3 बेसिक डिस्टिंक्ट एरियाज को एग्जामिन करता है करिकुलम के ना। और ये जो 3 एरियाज हैं, यही पहचान है स्टेक्स मॉडल की। इनकी डिटेल ऐसा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ये ज़रूर ध्यान में रखें कि टेलर मॉडल या हिल्डा टाबा मॉडल, ये सवाल ज़्यादातर आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यूज कुछ भी ना, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कौन सा है। तो ये हमारे पास करिकुलम एवेल्यूएशन के कुछ मॉडल थे, हमने 3 मॉडल्स को डिस्कस किया। और यहाँ पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कहीं और से कुछ और करिकुलम एवेल्यूएशन के मॉडल मिलते हैं तो वो भी ज़रूर आप देख लें, चेक कर लें, ठीक है, ताकि आप बाउंड ना हों, आपका नॉलेज लिमिटेड ना हो, और एक अच्छे तरीके से आप जो है ना नॉलेज अपने इस एजुकेशन के दौरान एक अच्छा नॉलेज ले सकें। और यही नॉलेज फिर कल आपको कामयाब कराता है दुनिया में, यही नॉलेज आपको आगे लेकर के जाता है, यही नॉलेज आपके वो ख्वाब पूरे कराता है जो कि आप लोगों ने देखे हैं, जिस मकसद के लिए आपके वालिदैन ने आपको कॉलेज में भेजा हुआ है या यूनिवर्सिटीज़ में भेजा हुआ है। इसलिए जितना हो सकता है अपने अंदर नॉलेज इकट्ठा करें, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, ताकि आपकी एक बहुत अच्छी
अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज़ इन माई कॉमेंट बॉक्स or you can ask me at my WhatsApp number as well. So see you inshallah in next lecture. Thank you very much.